एक सिनारियो यहाँ पे ये ग्लोबल मार्केट के फ्रंट के ऊपर हम समझना चाहेंगे। जिस तरह के कमेंट्स हमने पवेल साहब की तरफ से देखे, इक्विटी मार्केट्स ग्लोबली इसको एक बहुत ही नेगेटिव सिरे से ले रही है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये थोड़े बहुत सिनारियो को हम देखें तो मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट नहीं किया हुआ था? तो विक्रम, इसको नमस्कार। पहले तो मुझे बुलाने के लिए थैंक यू। मैंने गुजराती चैनल में पहली बार आ रहा हूँ, बट यू नो आई थैंक यू फॉर दैट। सो विक्रम, थैंक यू देखिए सर। इसका कॉन्टेक्स्ट, इसको ना कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा हमें। आई थिंक काफी एक सेगमेंट मार्केट का स्पूक हो गया जो कि ऑलरेडी रैली पे चल रहा था। पर अब इसमें इसमें मैं 2 मिनट का एक नजरिया विक्रम ये देता हूँ। देखिए, पॉवेल साहब ने अल्टीमेटली जब उन्होंने अपनी बात कही तो उन्होंने क्या कहा, उनकी तीन चार मेजर पॉइंट्स थे कि एक तो वो रिस्ट्रिक्टिव स्टैंस रखेंगे थोड़ा लॉन्गर समय के लिए, ये भी वो पहले कह चुके हैं। फिर उन्होंने कहा कि देखिए, ये हमेशा रिस्क रहता है कि अगर पॉलिसी स्टैंस जल्दी लोअर लूजन कर दिया जाए तो इन्फ्लेशन बाउंस बैक कर जाता है। तीसरा, उन्होंने कहा कि देखिए, पब्लिक एक्सपेक्टेशंस भी बड़ी क्रिटिकल है। इन्फ्लेशन अगर इंट्रेंच्ड हो जाता है, लोग एक्सपेक्ट करने लगते हैं इन्फ्लेशन को, तो वो अपने आप से वेजेस पे रिफ्लेक्ट करता है, फिर वो प्राइस पे रिफ्लेक्ट करता है, तो उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। चौथा, उन्होंने कहा कि देखिए, हम तब तक रुकेंगे नहीं जब तक काम पूरा नहीं हो जाता। अब देखिए विक्रम, ये सारी बातें हम उनसे पहले सुन चुके हैं। आई थिंक डिफरेंस सिर्फ ये रहा कि इस पर कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं थे, तो लोग क्लैरिफाई नहीं कर पाए। 8 मिनट की स्पीच थी और वो क्रिस्प में हॉकिश बातें मार्केट को ज्यादा लगी, लेकिन ये सारी बातें रिपीट थी। बट अब इसका कॉन्टेक्स्ट कहाँ मिस हुआ मार्केट का, आई थिंक वो जरूरी है समझना। मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था, और ये जो रैली जून ऑनवर्ड्स हमें दिखी, वो इसलिए दिखी क्योंकि मार्केट सोच रहा था कि फेड ने पिवट कर लिया है। पिवट का टर्म विक्रम ऐसा है कि इसके लिए हमें 2018-19 पे जाना पड़ेगा। पिवट वो होता है कि जब पीक रेट हाइक फेड कर चुका होता है, उसके बाद रेट कट करना शुरू करता है। मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2022 के एंड एंड तक वो 3 सवा 3 पे पहुंचेंगे, और उसके बाद 2023 में शायद वो कट करना शुरू कर दें। तो उसको एंटिसिपेट करके मार्केट पहले ही रैली करने लगा कि देखिए, बॉटम तो मार्केट पहले ही बना लेता है। ये थोड़ा सा मिसगाइडेड हो गया, हालांकि होगा क्या हम अभी भी नहीं कह सकते, लेकिन इसका रेफरेंस 2018 में जाता है। 2018 में एग्जैक्टली 2.25 से 2.5% रेट था। दिसंबर में पॉवेल ने कहा था कि 2019 में भी हम 2 बार रेट बढ़ाएंगे, तो करीब 50-75 बेसिस पॉइंट और बढ़ने की गुंजाइश थी। लेकिन उनको जून 2019 में रेट काटने पड़ गए, क्योंकि उन्होंने देखा इन्फ्लेशन तो आ नहीं रहा है, उल्टा इकोनॉमी में स्लो डाउन आना शुरू हो गया है। तो ये इसको फेड का पिवट, मार्केट ने उसको उस तरह से टर्मिनोलॉजी दी कि ये फेड ने पिवट कर लिया था 2018 में, और 19 में उन्होंने रेट काटे, और वापस 2019 के एंड तक तो 1.75 पर रेट आ गए थे, 1.75 से 2%। तो विक्रम, ये उसका कॉन्टेक्स्ट है। तो मार्केट ने सोचा कि कुछ ऐसा ही इस बार होने जा रहा है, और मार्केट्स गिरे ये सोच के कि शायद ऐसा ना हो, क्योंकि फेड ने कहा कि हायर फॉर लॉन्गर, तो वो शायद हायर रेट पे थोड़ा ज्यादा समय के लिए रोके। होगा क्या हम नहीं कह सकते, बट ये उसका कॉन्टेक्स्ट है विक्रम। सर, इसके साथ अगर हम ग्लोबल इक्विटी के ये सिनारियो को समझ के चले तो अब बाकी के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनको भी जिस तरह से अगर यूएस के इंटरेस्ट अपर साइड पे रहते हैं तो बाकी के सेंट्रल बैंक्स को भी अपने रेट्स जो है वो मार्जिनली तो अपर साइड के ऊपर होल्ड करने पड़ेंगे। तो ये सिनारियो ओवरऑल ग्लोबल इक्विटी के लिए नेगेटिव हम बनता हुआ देख पाएंगे? विक्रम, देखिए, इसमें अलग अलग आंसर्स होंगे, और ये इसलिए होगा क्योंकि हर रीजन की बैटल अलग है। चाइना में आपने देखा कि चाइना तो रेट कट कर रहा है right? तो उसकी सिचुएशन अलग है। यूरोपियन यूनियन की समस्या बिल्कुल अलग है, और यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी भी डिफरेंट तरह से चलती है, और उनको लो रेट्स की काफी समय से आदत पड़ी हुई है। तो वहां पे रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ने की भी गुंजाइश कम है। आप देखिए, यूके में भी, और वो लोग बात कर रहे हैं, यूके ये कह रहा है कि 2025 तक वो कंट्रोल कर पाएंगे 2% का इन्फ्लेशन। इससे पहले तो वो 12-13% पहुंचेगा, और अगले साल भी वो करीब कह रहे हैं कि वो 5, 5.5, 6% इन्फ्लेशन रहेगा, और उसमें कोई हैरानी की बात नहीं। तो उनका पेस थोड़ा स्लो रहेगा, क्योंकि यूरोप ये जान चुका है कि उनकी इकोनॉमी बिकॉज ऑफ एनर्जी क्राइसिस थोड़ा स्लो डाउन में रहेगी। यूएस क्योंकि इस मामलों में थोड़ा सा लीडरशिप पोजीशन अटेन करके रखता है, तो वो लोग, और ग्लोबल सिग्नल्स भी यहां से जाते हैं, तो वो लोग थोड़ा इसको बेटर मैनेज करना चाह रहे हैं, और इकोनॉमी स्ट्रांग भी है, तो वो रेट हाइक सस्टेन भी कर सकती है। देखिए, वापस जाइए 2002 से 2008 के बीच में, इकोनॉमी भी बढ़ रही थी और रेट हाइक्स भी हो रहे थे। कुछ
तो जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो रेट हाइक्स करने का मौका भी होता है, क्योंकि ऐसे में जैसे ही क्राइसिस आता है तो रेट कट करके स्टिमुलस भी दिया जा सकता है। अगर आप जीरो पे ही बैठेंगे तो फिर क्या स्टिमुलस देंगे। हिंदुस्तान में आए तो थोड़ी सिचुएशन अलग है। हमारा तो इन्फ्लेशन तकरीबन कंट्रोल में अब 6.5 पर आ गया है। 6% तो विद इन रिजर्व बैंक के टारगेट्स में है ही, और हमारा ग्रोथ रेट भी तकरीबन 6.5 से 7% तो आने की उम्मीद है। तो ये हर कंट्री को अपनी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। बट हाँ, ये चीज जरूर है, एक हम लोग बड़े सेक्युलर एनर्जी बुल रन में फेज में है, तो ये डिकेड शायद एनर्जी के लिए अच्छा रहेगा, इन द सेंस कि एनर्जी पे प्राइसेस ज्यादा रहेंगे, और वो तकरीबन इकोनॉमीज में थोड़ा स्लो डाउन डालता है। मार्केट्स के लिए हमेशा अच्छी खबर नहीं होती वो। दूसरा, डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, लेकिन हमने अभी रिसेंटली देखा कि एज लॉन्ग एज फ्लाइट कैपिटल की ज्यादा देखिए होगी ग्लोबल, बिकॉज सबसे सेफ एसेट इस समय वर्ल्ड में यूएस डॉलर है, तो वहां पर बॉन्ड्स में पैसा आएगा। लेकिन एज लॉन्ग एज एफआईज थोड़ी बिकवाली कम भी करते हैं तो हमारा मार्केट फिर भी, इंडिया का मार्केट अच्छा रहता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है इसमें। आई थिंक ब्रॉड ब्रश ठीक नहीं है, बट हाँ, ये ब्रॉड ब्रश जरूर है कि ये ग्रोथ और इजी मनी का साल नहीं है, और अगला साल भी ग्रोथ एंड इजी मनी का नहीं है। तो ऐसे में मार्केट्स को थोड़ा सा रुक के चलना होगा। एकदम से तेज रफ्तार से जिस तरह से हम लोग वापस भाग के एकदम नए हाइज बनाने की तरफ आ गए, वो भी मेरे ख्याल से थोड़ा जल्दबाजी होगी उसमें, विक्रम।